हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी को डिस्कस करेंगे कि डीपीएसपी है क्या, इसे क्यों लाया गया, क्या इसकी विशेषताएं हैं और ये मूल अधिकार से किस प्रकार अलग है। डीपीएसपी जो है ये मूल अधिकार के ही जैसे है, लेकिन मूल अधिकार जो है वो क्या है, इन्फोर्सिबल है। मूल अधिकार का अगर जो हनन होता है तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर जो डीपीएसपी में जो भी अधिकार दिए गए हैं आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। डीपीएसपी को संविधान के भाग 4 में रखा गया है और इसे मूल अधिकार के जस्ट बाद रखा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये भी मूल अधिकार के ही जैसे है, बस अंतर इतना है कि मूल अधिकार का अगर जो हनन होता है तो आप अपने मूल अधिकार की मांग कर सकते हैं, इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर जो डीपीएसपी में जो अधिकार दिए गए हैं अगर जिसका हनन होता है तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसे आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच रखा गया है और डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड ने खुद डीपीएसपी को स्पेन से लिया है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि जो ये डीपीएसपी है ये संविधान की मूल आत्मा है। और इसके अलावा जो राज्य है, राज्य में क्या क्या आता है, केंद्र सरकार आता है, राज्य सरकार आता है, इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट भी आती है। इसके अलावा जो स्वतंत्र निकाय जैसे कि ओएनजीसी हो गया और भी बिजली विभाग, इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं जिनके पास कुछ अथॉरिटी होती है अपने कर्मचारियों को रखने का, अपने अनुसार अपने संस्थाओं को चलाने का, वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कानून बनाते समय डीपीएसपी का ध्यान रखेंगे कि डीपीएसपी में जो भी विशेषताएं उपलब्ध कराई गई हैं उसको ध्यान में रख के ही कानून बनाएंगे ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। क्योंकि डीपीएसपी का जो मूल उद्देश्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, यानी कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सुविधाएं प्रोवाइड करना। वो सुविधाएं आर्थिक भी हो सकती हैं और सामाजिक भी हो सकती हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना ही डीपीएसपी का मूल उद्देश्य है और ये गैर न्यायोचित है, यानी कि इसे न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अगर जो डीपीएसपी में दिए गए अधिकारों का हनन होता है तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। डीपीएसपी को 3 कैटेगरी में रखा गया है। एक समाजवादी सिद्धांत है, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत है और तीसरा जो है वो उदारवादी सिद्धांत है। और इन सब का उद्देश्य है कि जनता तक अधिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक हित पहुंचाना, उनको सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र प्रोवाइड करना, यही डीपीएसपी का मूल उद्देश्य है। आर्टिकल 36 में कहा गया है जो राज्य है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है और ये राज्य की परिभाषा वही है, इसमें केंद्र सरकार आ जाता है, राज्य सरकार आ जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट आ जाती हैं, इसके अलावा जो भी स्वतंत्र निकाय है वो आ जाते हैं और वो वही काम करेंगे, वही कानून उपलब्ध कराएंगे जिससे लोगों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। और आर्टिकल जो 37 है इसमें ये कहा गया है कि जो डीपीएसपी है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि अगर जो डीपीएसपी में दिए हुए कानूनों का हनन होता है तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं है। 38 में जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है। अगर जो ये क्वेश्चन आए, यानी कि हमें जो न्याय मिलेगा वो 3 तरह का मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमें 3 तरह के न्याय प्रोवाइड कराए गए हैं। आर्टिकल जो है 39 में जो है ये उचित संसाधनों का वितरण, यानी कि इसके कई भाग हैं। इसमें एक है कि सभी नागरिकों को पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे जीविका को चलाने के लिए। इसके अलावा जो भी भौतिक संसाधन है उसका समान वितरण किया जाएगा। भौतिक जो संसाधन है इसका समान वितरण किया जाएगा। इसके अलावा पुरुष और जो महिला है इन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा जो है जो भी धन है, धन का संकेंद्रण नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई भी अपना धन इकट्ठा करके नहीं रख सकता है, क्योंकि एक तरीके से जो भी धन है वो क्या है, वो देश की संपत्ति है, वो जनता का धन है। अगर जो आप उसे छुपा के रखेंगे तो वो सरकार लोगों के हित के लिए काम कैसे करेगी। तो धन का संकेंद्रण नहीं करना है। जो बालक हैं उनका जो भी क्या किया जाता है कि बहुत सारे बच्चों को बालाश्रम कराए जाते हैं,
बेगारी कराई जाती है, ये सब नहीं कराना है। बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, छोटे छोटे बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, उन्हें बेहतर शिक्षा देना है। ये सारे प्रावधान जो है आर्टिकल 39 में किए गए हैं। अगर जो आर्टिकल 40 में बात करें तो इसमें ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। और ग्राम पंचायत का जो गठन है, गांधी जी इसके कट्टर समर्थक थे। और पंचायती राज को जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 में इसे लाया गया था, ग्राम पंचायत को। तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है, यानी कि आपको काम उपलब्ध कराया जाएगा, आपको शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी इस तरीके की सामाजिक सहायता दी जाएगी आपको आर्टिकल 41 के तहत। आर्टिकल जो 42 है, जैसे कि अगर जो कार्य करने की दशा में ऐसा नहीं है कि आपसे अमानवीय तरीके से कार्य कराया जाएगा, लेकिन मानवीय ढंग से, यानी कि मानवता का हनन नहीं होना चाहिए। एक महिला है, वो गर्भवती है, तो उसको प्रसूति सहायता यानी कि वो भी उपलब्ध, मैटरनिटी लीव दिया जाता है ना, ये इसी के तहत हुआ है कि ऐसा काम कराया जाएगा जिसमें मानवता का हनन ना हो, मानवीय ढंग से कार्य कराया जाएगा। ये आर्टिकल 42 के तहत कहा गया है। आर्टिकल 43 में निर्वाह मजदूरी की बात की गई है, यानी कि अगर जो आपको मजदूरी देना है तो उसके लिए कुटीर उद्योग लगाना होगा। आर्टिकल 44 में जो है समान नागरिक संहिता की बात की गई है, यानी कि कोई भी समुदाय हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई, कोई भी धर्म हो, सभी के लिए समान कानून लागू होंगे। यानी कि क्योंकि हर धर्म के कुछ अपने कानून भी होते हैं और इसके अलावा जो सरकार का कानून होता है वो अलग होता है। तो बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, वो धर्म को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। तो आर्टिकल 44 के तहत क्या किया गया है, सभी धर्मों के लिए समान कानून होंगे और इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। और भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ पे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और इसके अलावा जो उत्तराखंड सरकार है उन्होंने भी प्रयास किया है, उसके लिए एक समिति का गठन किया है ताकि उत्तराखंड में भी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। आर्टिकल 46, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा उनके पोषण का भी ध्यान रखा जाएगा और इसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया था सन 2002 में और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था, मूल अधिकार में किया गया था। 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए, और जो DPSP में किया गया था आर्टिकल 45 के तहत जो 0 से 6 साल के बच्चे होते हैं इनको उचित शिक्षा उपलब्ध कराना, इसके अलावा इनके पोषण का भी ध्यान रखना। और ये किसके तहत होता है, आंगनवाड़ी के तहत, आंगनवाड़ी का गठन करना। आर्टिकल जो 46 है इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इन्हें आर्थिक रूप से भी मदद की जाएगी और शैक्षणिक रूप से भी मदद की जाए, यानी कि इन्हें जो आय अर्जन के जो साधन है उसमें भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि इनका उत्थान हो सके। जो समाज के कमज़ोर वर्ग है उनके उत्थान का जो भी प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 46 में किया गया है। आर्टिकल जो 47 है इसमें मद्य सेवन, जो पोषाहार की बात की गई है, यानी कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए पोषण बहुत ज़रूरी है, तो हमें पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जो मद्य निषेध, यानी कि शराब का उपयोग नहीं करना है, शराबबंदी की बात करना, जीवन को बेहतर करने के लिए उचित पोषण मिले, ये सब प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन इन्हें करना तो है लेकिन वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से। आर्टिकल 48A इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है और इसे बाद में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन किया गया और 1976 में पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो पर्यावरण संरक्षण को भी एक महत्वपूर्ण विषय माना गया और इसे आर्टिकल 48A में जोड़ा गया। आर्टिकल जो 49 है,
आर्टिकल 49 में जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है उनका संरक्षण करना, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय महत्व के स्थान है, उनका संरक्षण करें, क्योंकि वो क्या है, देश की धरोहर है। और हमारा एक नागरिक होने की कर्तव्य बनता है कि हम अपने राष्ट्र की जो भी धरोहर है, जो भी संपत्ति है, उसका संरक्षण करें। तो ये आर्टिकल 49 में किया गया है। आर्टिकल 50 जो है, इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया गया है, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनके कार्य तो अलग अलग है। कुछ मामलों में कार्यपालिका जो है न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोनों को पृथक कर दिया गया है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल जो 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति उपलब्ध होगा आर्टिकल 51 के तहत। और ये ऐसे अधिकार हैं, क्या जब संविधान बना था उस समय इन अधिकारों का हो पाना उचित था? नहीं, क्योंकि हमारे पास उस समय उतने संसाधन नहीं थे कि हम इन सब चीज़ों पर उस समय ध्यान दे पाते। इसलिए इन्हें DPSP में शामिल किया गया, ताकि उचित समय पे जो उचित संसाधन होंगे उसके अनुसार जो DPSP में कानून दिए गए हैं उन्हें लागू कराया जाएगा। समय समय पर मूल अधिकार और DPSP को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट भी होते रहे हैं। कई बार विवाद भी उठे हैं कि मूल अधिकार बड़ा है या फिर DPSP बड़ा है, मूल अधिकार जरूरी है या फिर DPSP जरूरी है, किसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, मूल अधिकार को या फिर DPSP को। तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस केस है, केशवानंद भारती केस। ये 1973 में आया था और इसमें ये कहा गया कि जो मूल अधिकार है वो DPSP से बड़े हैं, यानी कि अगर जो सरकार है मूल अधिकार और DPSP में चुनना हो तो सरकार मूल अधिकार को चुनेगी। मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। चाहे DPSP को हम दबा सकते हैं, लेकिन मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद एक और फेमस केस हुआ, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। ये कहा गया, सरकार ने निर्णय लिया कि DPSP जो है ये मूल अधिकार से बड़ी है। ये सरकार ने निर्णय लिया था कि DPSP है वो मूल अधिकार से बड़ी है। फिर इसके बाद एक और केस आया 1980 में आया मिनर्वा मिल्स केस। और इसमें ये कहा गया DPSP जो है वो फंडामेंटल राइट के बराबर है, दोनों को संतुलित किया गया क्योंकि दोनों का अपना महत्व है, अपनी विशेषताएं हैं। हम फंडामेंटल राइट को DPSP से बड़ा नहीं कर सकते और DPSP को फंडामेंटल राइट से छोटा नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों को संतुलित करना ही जरूरी है और दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये कहा गया कि DPSP और जो फंडामेंटल राइट है ये क्या है, एक दूसरे के पूरक है।